गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ नेशनल इनकम एंड उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय है क्या। देखिए, यहां पे राष्ट्रीय आय की परिभाषा यहां पे मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अब थोड़ा सा इसको मैं डी कोड करता हूं। यहां पे लिखा है एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा। अब वो देश का जो नागरिक है वो देश में भी रहता है और विदेश में भी रहता है। मान लीजिए कि अपने देश का कोई सिटीजन अमेरिका में रहता है, यूके में रहता है, दुबई में रहता है, चाइना में रहता है, नेपाल में रहता है, तो सभी जगह, चाहे वो देश में रह करके काम करता हो या फिर विदेश में रह के काम करता हो, वो जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करता है, यदि उन सारी वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट वैल्यू ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे आप नेशनल इनकम कहते हैं। आई रिपीट अगेन, देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो देश में रह रहा है या फिर विदेश में रह रहा है, जो भी वस्तुएं या सेवाएं वो प्रोड्यूस करता है, उसकी मार्केट वैल्यू को यदि ऐड कर दिया जाए, तब उसे आप नेशनल इनकम कहते हैं। अब यहां पे देखिए, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होता है? इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। अब इंटरमीडिएट गुड क्या है? तो मान लीजिए बच्चों कि इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए प्लास्टिक लगता है एंड इंक लगता है, तब जाकर के ये पेन 100 रुपया या फिर 200 रुपये या फिर 500 रुपये का बिकता है ना? तो इसमें इस्तेमाल की गई वस्तुओं को आप इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। यानी इसमें जो प्लास्टिक लगा है, जो इंक लगा है, वो इंटरमीडिएट गुड होता है। यानी नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है बच्चों? सिर्फ एंड सिर्फ फाइनल गुड्स को यूज किया जाता है। सिर्फ एंड सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को यूज किया जाता है। यानी इसमें जो इंक और प्लास्टिक लगा उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। इस पेन की वैल्यू कितनी है उसको हम शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों? एंड इसको मार्केट वैल्यू पर मापा जाता है। अब मार्केट वैल्यू एंड फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में यदि समय मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन मार्केट वैल्यू वो होता है जो अभी मार्केट, जैसे इस पेन की प्राइस अभी यानी 2025 में दिसंबर में से 500 रुपया है, तो इसको आप मार्केट वैल्यू कहेंगे। यानी मार्केट से जितने में आप खरीद रहे हैं उसे आप मार्केट वैल्यू कहेंगे। तो बच्चों, समझ में आ गया नेशनल इनकम क्या है? अब देखिए, इसके बाद एक ये कंसेप्ट है जिसे आप जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब ये उससे डिफरेंट है। यहां सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो क्या है? वहां पे था कि एक फाइनेंशियल ईयर में देश के नागरिकों द्वारा प्रोड्यूस की गई वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक वैल्यू होता है, लेकिन यहां देश के नागरिकों का द्वारा नहीं है। यहां है एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, यानी देश के अंदर, चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, चाहे वो भारतवासी हो या फिर अमेरिका के लोग हों या फिर दुबई के लोग हों या फिर नेपाल के लोग हों, सब लोग मिलकर के जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसका मौद्रिक वैल्यू जीडीपी होता है। आई रिपीट अगेन, यहां पे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत की बात कह रहे हैं बच्चों। यहां पे ये मान लेते हैं कि ये आपका इंडिया है, सपोज कि ये इंडिया, तो इस सीमा के अंदर यहां 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 चाहे कोई भी लोग हो, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो देसी हो या फिर विदेशी हो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहां वो प्रोड्यूस करता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी मनी वैल्यू, उसकी मौद्रिक वैल्यू ही जीडीपी कहलाती है। क्लियर है बच्चों? यानी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत
ठीक है। जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है बच्चों, देखिए प्लीज, जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है। विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उत्पादन, अभी मैंने बताया ना आपको कि चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, ठीक है। सरकारी सेवाएं, शिक्षा एवं रक्षा भी शामिल होता है इसमें। एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मर अपने उपयोग के लिए जो अनाज का उपयोग उत्पादन करते हैं उसे भी जीडीपी में शामिल किया जाता है। इधर क्लियर। क्या शामिल नहीं किया जाता है वो भी देख लीजिए। जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है बच्चों, पता है आप लोगों को? बिना काम किए आपको पैसा मिलता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसा मिलता है, तो उसके लिए यह है फैक्टर इनकम। लेकिन यदि आप अपने कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिला हुआ है तो उसे आप कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। यदि किसी ने आपको डोनेशन दे दिया तो उसे आप कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया है, उसे आप कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो जीडीपी में ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज समझिए पहले, मान लो कि आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया, तो उस केस में पापा का इनकम है, ऑलरेडी वो इंक्लूड हो चुका है नेशनल इनकम में या फिर जीडीपी में, ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है क्योंकि उन्होंने अर्न किया है। जो फिर आपको जब मिलेगा तो यदि आपका भी इनकम उसमें ऐड किया जाएगा एज ए पॉकेट मनी, तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, यानी नेशनल इनकम को दो बार, एक ही इनकम को दो बार काउंट कर दिया गया, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट काउंट नहीं किया जाता है। सेकेंड हैंड गुड, कोई जैसे मेरी कार है, मैंने उसको बेचा, तो उसको आपके जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जिस साल वो प्रोड्यूस हुई थी उस साल वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। एंड फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये चीजें जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट ओनरशिप है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे शेयर्स है, कंपनी का शेयर है, वो आपने पैसे दिए, उसने खरीद लिया आपने, तो जस्ट ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। यदि यहां भी उसको इंक्लूड किया जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए ये सब चीजें इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है बच्चों। आगे